एक मंत्री होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे तो मैं आपको रोकूं। नए महल की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बस, हम समझ गए। आप यही कहेंगे कि राजकोष लुट जाएगा। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम राजा होते हुए भी दास हैं। बहुत मीठी बांसुरी बजाती हो तुम। चले जाइए, चले जाइए, मेरे मानिए आप यहाँ से चले जाइए। क्यों जाऊं यहाँ से? यहाँ एक राक्षस आने वाला है आज ही की रात। यदि आप दिख गए तो वो आपको मार डालेगा। मंत्री को राजा के विवाह के समाचार से प्रसन्न होना चाहिए था, फिर वो दुखी क्यों हुआ? उसे इतना गहरा आघात क्यों लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम के उत्तर से प्रसन्न बैताल अपनी शर्त के अनुसार फिर उड़ा और अपनी जगह पर जाकर उसी डाल पर लटक गया। विक्रम फिर वहां पहुंचा। उसने बैताल को अपने वश में फिर किया और कंधे पर लाद कर चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी राह काटने के लिए बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी आरंभ की। अब की बार कहानी थी पुण्यपुर नामक नगर के राजा की, जिसका नाम था वल्लभ। राजा वीर था, प्रतापी था, पर उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण था। वो बात बात पर राजकोष का धन लुटाता था। इतना बढ़िया सितार वादन तो हमने कभी नहीं सुना। मंत्री जी, इनके वाद्य को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। हमारी तरफ से पुरस्कार। वाह वाह कलाकार महोदय, आप तो सचमुच बहुत बड़े कलाकार हैं। धन्यवाद महाराज। ऐसी प्रतिभा, इतना परिश्रम, वाह! क्या ये सब चित्र आपने हमारे लिए बनाए हैं? हाँ महाराज, मुझे आशा है कि इससे राजमहल की शोभा बढ़ेगी। राजमहल के लिए इतने सारे चित्र तो अधिक होंगे महाराज। एक या दो चित्र ही बहुत होंगे। मंत्री जी, कला का आदर करना आप नहीं जानते। यदि इन चित्रों के लिए यह महल छोटा हुआ तो हम एक नया महल बनाएंगे, लेकिन हम इन चित्रों को वापस नहीं लौटाएंगे। महाराज की जय हो। मेरा विचार तो यह है महाराज। सुनिए, आप एक तराजू लाइए और उस तराजू में इन कलाकार के तोल के बराबर इन्हें सोने की मुद्राएं हम भेंट करेंगे। बस करो, वजन तो पूरा हो चुका है। एक थैली स्वर्ण मुद्रा की और डालो। इस तरह से तो सारा राजकोष लूट जाएगा। कुछ नहीं बचेगा प्रजा के काम के लिए। ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आपकी हैं चित्रकार जी, आप इन्हें ले जा सकते हैं। वल्लभ महाराज की जय, वल्लभ महाराज की जय, वल्लभ महाराज की
कलाकारों का आदर करना तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि आप इसी तरह से पुरस्कार बांटते रहे तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। कल आपने 10 हाथी खरीदे। हमारे पास तो पहले से ही कई हाथी है जिनका प्रतिदिन का खर्चा ही। वाह, ये स्थान तो बहुत सुंदर है। कितनी तेज हवा चलती है यहाँ पे। क्यों सेनापति जी? जी महाराज। हम यहाँ पे एक महल का निर्माण करेंगे, सुंदर विशाल महल। एक मंत्री होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे तो मैं आपको रोकूं। नए महल की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बस, हम समझ गए। आप यही कहेंगे कि राजकोष लुट जाएगा। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम राजा होते हुए भी दास हैं, नौकर हैं। हमें अपनी इच्छा भी पूर्ण करने का अधिकार नहीं। नहीं महाराज, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कहिए। आज फिर आपको नींद नहीं आ रही। लगता है आज फिर आपको कोई चिंता है। ऐसे तो आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। क्या करूं, समझ में नहीं आता। कुछ मत सोचिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नहीं, यदि मेरे मंत्री होते राज्य की आर्थिक हानि हुई तो ये अपराध मेरा है। या तो मुझे स्थिति को ठीक करना चाहिए या तो ये पद छोड़ना चाहिए। मेरी एक बात मानिएगा आप। कहो। क्यों ना राजकाज से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले ले, कहीं तीर्थ स्थान पर चलते हैं। ठीक है, हम चलेंगे। सुनिए, सूरज डूब चुका है। रात अधिक होने से पहले हमें इस सुनसान जगह से तीर्थ के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, पर पहले ये भोजन तो करेंगे, फिर निकलेंगे। जैसे आपकी इच्छा। बैठो। ये है क्या? पहले तो ये द्वीप यहाँ नहीं था। अभी पानी से उभरा है। मगर ये लड़की कौन है? पता नहीं, सब कुछ रहस्यमय है। मुझे तुरंत राजा को सूचना देना चाहिए। तीर्थों से लौटने के बाद दे देना। नहीं, एक मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि ऐसे कोई विशिष्ट घटना देखो तो राजा को तुरंत सूचित करो। पता नहीं राज पर कोई नई विपदा ना आ रही हो। वाह,
आश्चर्य है, ऐसी विचित्र बात तो हमने आज दिन तक सुनी ही नहीं। हम आज इस रहस्य को अपनी आंखों से देखेंगे। कुछ सैनिकों को साथ ले जाइए। मंत्री जी, बांसुरी बजाती एक रहस्यमयी कन्या को देखने के लिए सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं। आप है वो राक्षस जो मुझे... राक्षस? मैं तुम्हें राक्षस दिखाई देता हूं? फिर अब कौन है? मैं हूं वल्लभ, इस प्रदेश का राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलने। बहुत मीठी बांसुरी बजाती हो तुम। चले जाइए, चले जाइए, मेरे मानिए आप यहाँ से चले जाइए। क्यों जाऊं यहाँ से? यहाँ एक राक्षस आने वाला है आज ही की रात। यदि आप दिख गए तो वो आपको मार डालेगा। मुझसे साफ साफ बात करो। तुम कौन हो? यहां कैसे आई? और ये राक्षस कौन है? मैं गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता गंधर्व के राजा हैं। वे मेरे जहाँ विवाह करना चाहते थे, वो व्यक्ति मुझे स्वीकार न था। क्रोधित होकर मेरे पिता ने मुझे इस जादुई द्वीप पर राक्षस के आहार बनाने के लिए छोड़ दिया। तो ये जादुई द्वीप है? हाँ, उस राक्षस ने पहले हम गंधर्वों पर बहुत अत्याचार की। मेरे पिता ने उससे हार मानकर ये समझौता की कि हर अमावस्या के पहली रात में वो इस द्वीप पर बहुमूल्य वस्त्र रखेंगे, जिसे ग्रहण कर राक्षस हम गंधर्वों पर कृपा करेगा। कभी धन, कभी भोजन, कभी दास दासी। तो क्रोधित हो तुम्हारे पिता ने तुम्हें राक्षस को भेंट कर दिया? आपका हित इसमें है कि आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हें छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मुझ में अंश भर भी वीरता है, स्त्री के प्रति सम्मान है, राजा के कार्यों के प्रति मान है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकता। तुम निश्चिंत रहो, राक्षस से मैं लड़ूंगा। देखता हूं वो राक्षस कौन है और उसमें कितनी शक्ति है। मैंने तो अपनी प्राण की मोह छोड़ दी। यदि तुम विजयित हुए तो मैं शेष जीवन तुम्हारी रहूंगी। बड़ी सुंदर भेंट भेजी है आज गंधर्वराज ने। अरे तुझे भी भेजा है गंधर्वराज ने? हाँ,
मैं भी तुम्हारे लिए भेंट लाया हूं। मंत्री जी, आप ये तीर किसने मारे? हमारी सेना ने। आपकी रक्षा के लिए मैं हमारी सेना लेके आया था। वाह। और यदि आप इसी तरह से पुरस्कार बांटते रहे तो सारा राजकोष खाली हो जाएगा। हाँ महाराज, एक मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे तो मैं आपको रोकूं। ये गंधर्व लोक की कन्या है, हमारे राज्य की भावी महारानी। वल्लभ महाराज की जय, वल्लभ महाराज की जय, वल्लभ महाराज की जय, नई महारानी की जय, नई महारानी की जय। हमारे विवाह की तैयारियां आज से आरंभ की जाएं। यह विवाह पूरी धूमधाम और आनंद पूर्वक होगा, जिसमें राज्य का हर नागरिक भाग लेगा। महाराज की जय, महाराज की जय। आनंद का यह उत्सव पूरे माह चलेगा, जिसमें सारे देश के संगीतज्ञ, गायक, वादक, नर्तक, नर्तकियां और नाटक की मंडलियां आमंत्रित की जाएंगी। हमारी तरफ से सभी दिशाओं में निमंत्रण भेज दिए जाएं। सभी कलाकारों को हम अधिक अधिक और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार देंगे। सभी को सह सम्मान ठहराने की व्यवस्था की जाए। कवियों और चित्रकारों को भी आमंत्रित किया जाए। कला पारखी महाराज वल्लभ की जय। हम उन्हें भी पुरस्कार देंगे। आसपास के सारे महाराजाओं को निमंत्रित करने के लिए हमारे विशेष दूत कल ही चले जाएंगे। पूरे नगर को सजा दिया जाए। पूरा नगर हमारा अतिथि होगा और इस काम के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो राजकोष से ले लिया जाए। महाराज की जय, 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 महाराज की इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल यकायक रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। मंत्री को राजा के विवाह के समाचार से प्रसन्न होना चाहिए था, फिर वो दुखी क्यों हुआ? उसे इतना गहरा आघात क्यों लगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए? जल्दी बता,
वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बेताल, मंत्री की चिंता यह थी कि राजा वल्लभ के द्वारा की गई घोषणा और वचन का यदि पालन किया जाए तो राजकोष में इतना धन नहीं है, यदि न किया जाए तो इससे राजा का सम्मान गिरेगा। क्या करे क्या न करे, इसी चिंता और हताशा में निर्णय न कर पाने के कारण वो हृदयाघात से मर गया। एक ओर राजा, दूसरी ओर राज्य। मंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राज्य के हित की रक्षा करे और राजा के सम्मान की रक्षा करे। वो निश्चय नहीं कर पाया कि ऐसे क्षण और ऐसी स्थिति में वो क्या करे। क्षमा कीजिए, आप लोगों से जो मैंने धूमधाम से विवाह संपन्न करने की घोषणा की थी वो मैं पूरी न कर सका। मंत्री जी जो मुझे जीवन भर न समझा सके वो आज अपने प्राण देकर मुझे समझा गए। राज्य का धन जनता की सेवा और जनता के हित के लिए है। हमारी विलासिता, हमारे आनंद और हमारे व्यक्तिगत रुचियों के लिए नहीं है। से सोच करके अपना न्याय देता है। तू चुप रहना भी जानता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। मगर अब मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं विक्रम। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम बेटा, विक्रम